जितनी भी पाकिस्तान की कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, इनकी मैनेजमेंट आप प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो फिर आप देखेंगे कैसे वो परफॉर्म करते हैं। पिछले 20 सालों में खासा कितना बड़ा जुल्म है, किसी एक तकसीम कार कंपनी का मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉम्पिटेंट आप नहीं लगा सकते। 600 बिलियन के पर एनम लॉसेज हैं। तो रियल एस्टेट का शोबा कहाँ पे फंसा हुआ है और उनको किन मसाइल का सामना है जिसकी वजह से ये चीजें आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिल्कुल आप जो पावर डिवीजन को सोचना चाहिए यार, आप अपनी मंजी के नीचे टांग फिरें, अपने आप को अपनी तस्हीर करें, अपने आप को साफ करें, पर्च करें ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव वेव्स और मैं हूं सोहेल इकबाल भट्टी। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां, सरकारी इदारे, जहां जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस हैं, खुद मुख्तार नीम खुद मुख्तार इदारे हैं, उनका किसी दौर में हम सुनते थे कि उनका सालाना नुकसान 300 रुपये है, फिर वो 400 अरब हुआ, फिर 500 अरब तक पहुँचा, फिर बड़ी बातें हुई कि अब बस बहुत हो गया, हम इनकी निजकारी करेंगे, यहाँ गवर्नेंस बेहतर करेंगे, मेरिट का निज़ाम लाएंगे ताकि ये जो अरबों रुपये का खसारा है इसको हम ख़त्म कर सकें। लेकिन ये खसारा ख़त्म होना तो दरकिनार, कम होना तो दरकिनार, ये खसारा मुसलसल बढ़ता हुआ 900 अरब रुपये के करीब पहुँच गया है। हालिया कबीना इजलास के अंदर जब इंकशाफ हुआ तो कबीना इजलास के अंदर एक परेशानी का आलम था कि बहुत सारे इक़दाम करने के बावजूद ये खसारा 863 अरब से पैसे भी तजावुज़ कर गया है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और प्राइम मिनिस्टर ने क्या डायरेक्शन दी है कि हम इस खसारे को कंट्रोल करें, और क्या ये खसारा कंट्रोल करना मुमकिन रहा है या ये नामुमकिन हो चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का वो शोबा जिससे 35 से 40 सनतें जुड़ी हुई हैं वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। ये देखिए रियल एस्टेट का शोबा, अगरचे कि हुकूमत ने रिसेंटली एक टास्क फोर्स भी कायम की लेकिन उसकी सिफारिशात पर अब तहाल अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन रियल एस्टेट कंपनियों किन मुश्किलात का सामना है, किस मुश्किल से दो चार हैं, किस वजह से वहाँ पर बड़े पैमाने की पर बेरोज़गारी भी पैदा हुई, कारोबार भी मुतासर हुआ और उससे मुतलका 35 से 40 जो सनतें हैं वो भी बुरी तरह से मुतासर हुई, और उनकी जो हालत ख़राब हो चुकी है उसको बेहतरी का सफ़र शुरू करने के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत है और उनको किन मसाइल का सामना है, ये तफसीलात भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, अब तवील अरसे से हम सुनते हैं हमारे सरकारी कारपोरेशन, सरकारी इदारे, PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, तेल और गैस की पैदा करने वाली कंपनियां हैं, अगरचे इसमें ज़्यादातर कंपनी तो हमारी प्रॉफिट में जो ऑयल शोबे से वाबस्ता हैं। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ इदारे हैं, हमारी कारपोरेशन हैं जिनका सालाना खसारा एक वक्त तक 300 अरब था। तो बड़ी परेशानी होती थी कि ये वो इदारे हैं जिनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो ये मुनाफा कमाने की बजाय अगर मुनाफा ना भी कमाएं तो चलें ब्रेक इवन पर तो चलें, ये खसारा बढ़ता 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 हुआ 900 अरब के करीब पहुंच गया। एक हाल ही वफाकी कबीना के इजलास के सामने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई तो वहाँ सब पूरे उसके अंदर ना हाल के अंदर इस जब ये पॉइंट ये जो अदाद शुमार कोट हुए, पिन ड्रॉप साइलेंस। PM राइट देखें, लेफ्ट देखें, कभी अपनी इकोनॉमिक टीम की तरफ देखें, कभी चीमा साहब की तरफ देखें कि हमने आने के पिछले 1.5-2 सालों में बड़े बड़े मेजर्स लिए। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज एक्ट लेके आए, उसमें तरमीम की, बहुत से कंपनियों के बोर्ड और डायरेक्टर्स को दोबारा हमने जो खुद ही लगाए थे उनको हटा के और लोग लेके आए, लेकिन सिलसिला फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो जी हाँ, ये नुकसान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगरचे कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त मज़ीद डायरेक्शन दी कि SO एक्ट के अंदर मज़ीद तरमीम करें, परमानेंट जो है वो अच्छे कॉम्पिटेंट मार्केट से लोग लेके आएँ। खासा मामला ये है, जब भी हम किसी हमारे वो सरकारी इदारे, कंपनियां जो खसारे में हो, मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान रेलवे है, PIA है, ये और इदारे हैं, ये हमारे डिस्कोज हैं, आप इनको जब जाते हैं बेचने के लिए प्राइवेट सेक्टर फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। उन्हें पता है कितना भारी खसारा है लेकिन वो लेने को तैयार है। इसका मतलब है उन कंपनियों में इतना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर हमारे यहाँ मेरिट की पासदारी नहीं है, वहाँ पे नेपोटिज़म है, वहाँ पे मुबैना तौर के ऊपर बदउनवानी होती है, वहाँ पर जो एक मुख्तलिफ रूल्स और रुकावटें हैं पेपर रूल्स के नाम के ऊपर। तो कुछ वजूहात तो हैं जिसकी वजह से कमर्शियल डिसीजन टाइमली नहीं हो पाते, होते हैं तो उसके अंदर बदनीति होती है, और जिन्होंने कमर्शियल डिसीजन करने हैं वो ऑनरशिप भी नहीं लेते जिस तरह एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के अंदर कोई ऑनरशिप लेता है। तो मुख्तलिफ मसाइल की वजह से ये कंपनियां मुसलसल नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं, और ये नुकसान अल्टीमेटली किसका है? अवाम का है, कौमी ख़जाने का है। अब इसकी इन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं जी हम इसको कैसे काबू पाएँ। जी पहली बात ये है, वो तमाम स्ट्रेटजीज़, एक बड़ा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स बनेंगी, एक पेपर बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर पता चलेगा जनाब नुकसान तो अभी भी कम नहीं हुआ। मसला ये है कि जो मौजूदा एक तो हमारे कुछ कवानीन हैं, जो पेपरा के रूल्स हैं, वो बने थे 2002 या 4 में गालबन।
वक्त के तकाजे बदल गए, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, और उन पेपर रूल्स ने हमारे सरकारी कॉरपोरेशन इदारों के ना पाँव को जकड़ा हुआ है। अच्छा, कहीं पे इसी पेपर रूल्स के आड़ के अंदर हमारे यहाँ जो बहुत सी कंपनियाँ हैं वो इस रूल को मिसयूज़ कर रही होती हैं। इसकी की अपनी कॉस्ट है। अब PSO है, हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर लें, कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है या कोई तवानाई की कंपनी हो, उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है या LNG लानी है, जब डायरेक्ट निगोशिएट करके मार्केट से जाके बेस्ट प्राइस के ऊपर उसको एक समटाइम मार्केट के अंदर कुशन अवेलेबल होता है कि आप प्रोडक्ट फौरी तौर पे उठा लें, वो उठा लेती हैं। इंडिया इसके अंदर बहुत आगे है। आपको याद है जब कोविड आया तो जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी नेगेटिव में चली गई, लेकिन हमारी वो बदकिस्मती रही कि हम किसी जगह के ऊपर भी इसको लॉक नहीं कर सके। अच्छा, इंडिया ने उस वक्त धड़ाधड़ माल खरीदा। अच्छा, क्या था, वो गए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की, उन्होंने और प्रोडक्ट उठा ली। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लेयर PSO है, बाकी कंपनी तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं ला सकती। अब हाल तो कुछ कंपनीज ने उनको PM ऑफिस के दस्ते शफ़क़त हासिल है तो वो ज़रा ओगरा को भी एक साइड पे करती हैं, बाकी को भी करती हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेती हैं। तो पेपर रोज़ उनकी राह में रुकावट बनते रहते हैं, उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। नहीं भट्टी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पेपर रूल जो है वो जब उसके तहत टेंडर्स वगैरह दिए जाते हैं, फिर आप टेंडर्स देते हैं, फिर आप हाई रिस्क कंट्री के तौर पे सामने आते हैं, फिर आप वो जब टेंडर खोलते हैं उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड कुछ दिनों बाद करना होता है। वो सारी चीज़ें रख के मद्देनजर रख के वो बिड लगाते हैं, बिड में वो प्रीमियम फिर अपना ठोक देते हैं, तो प्रीमियम से वो हाई प्राइस चली जाती है। तो पेपर रूल जो है ना वो बड़े डेंजरस हैं फॉर कॉरपोरेशन, तमाम कंपनीज के लिए। लेकिन जो एक मेन चीज़ है ना वो ये है कि जब आप कंपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल बैठे हुए हैं और उन्हें पता है मेरी पेंशनेबल जॉब है, तो वो ओनरशिप नहीं लेता कंपनी की। कंपनी उसी वक्त रन करेगी जब जितनी भी पाकिस्तान की कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, इनकी मैनेजमेंट आप प्राइवेट सेक्टर को देंगे जी। जब वो प्राइवेट सेक्टर को देंगे, बेशक उनका शेयर्स कम हो परसेंटेज वाइज, 26% हो, 30% हो, लेकिन मैनेजमेंट आप उनको दे दें, तो फिर आप देखेंगे कैसे वो परफॉर्म करते हैं। बेशक इस वक्त कई कंपनीज हमारी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन अगर मैं उनको प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में दे दूँ ना, तो वो जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ सकता है मजीद। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने पाकिस्तान रेलवे जैसी या PIA जैसी या दूसरी कंपनीज हैं, ये जो डिस्कोस हैं हमारी, इनको आप अगर प्राइवेटाइज नहीं होती किसी वजह से, लॉस मेकिंग है, सारा कुछ है, तो उस वजह से प्राइवेटाइज नहीं हो रही, तो आप प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट दे दें और उनको थोड़े से स्टेक्स दे दें ताकि वो उनकी ओनरशिप आ जाए बीच में। जब उनकी ओनरशिप आएगी तो वो फिर अपना बिजनेस प्लान लेके आएंगे, बिजनेस प्लान लेंगे, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो फिर काट छाट करेंगे, खौफनाक किस्म की रिट्रेचमेंट करेंगे, और जो बंदा हाई कैलिबर का होगा, जो बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए, वो उसको रखेंगे और सबको यानी कि वो खौफनाक रिट्रेचमेंट करके उनका यानी कि उसको अफलोट करेंगे, टर्न अराउंड करेंगे, तब जाके ये होंगे। ठीक ऐसे नहीं होनी, बातों से नहीं होना ना, SOE एक्ट से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी तजवीज़ है। खान साहब, ये कितना बड़ा अलमिया है। वो हम सिर्फ डिस्कोस की बात कर लें, हमारे 10 डिस्कोस जो सालाना जो रेवेन्यू वो कमाती हैं 3200 अरब रुपए से ज़्यादा है, जिसके अंदर कोई एक डिस्को है वो 300, कहीं कोई 500, कोई 600, मैं मुख्तलिफ की एवरेज बता रहा हूँ। पिछले 20 सालों में खासा कितना बड़ा जुल्म है। किसी एक तकसीम कार कंपनी का मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉम्पिटेंट आप नहीं लगा सके, किसी एक डिस्को का मुस्तकिल आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं लगा सके, बिजली की पैदावारी कंपनियां जिनको उसका एक परमानेंट आप एक MD नहीं लगा सके, ढॉक के ऊपर सारा काम के बाबू से उसके जिम्मेदार। एग्जैक्टली। अच्छा, उनका क्या काम है जी? आपका काम पॉलिसी बनाने, अपने पूरे मुल्क के पावर सेक्टर को जफ्फा डाला हुआ है, उसको आप कंट्रोल करके बैठे हो कि नहीं हमने नहीं चलने देना। MD भी आप हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी आप हैं, हर फैसला आप करते हैं और यहाँ से डिसीजन मेकिंग हो रही होती है और वो इम्प्लीमेंट बेचारे कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के। और बस ये है कि फलाना मैंने जो है शिकायत कर रहा है तो उसका नोटिस ले लिया, फलाने ने वज़ीर ने शिकायत की कि हमारे यहाँ डिस्को ये काम कर रही है, ये नहीं कर रही, तो आप शिकायतें सुनते हैं और आप अपने ही जो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसकी इंसल्ट करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं सबके सामने। तो वो फिर क्या काम करेंगे जब आप उनकी इंसल्ट करते हैं, तो जब नीचे वाले उसके क्या बात मानेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। और फिर डिस्कोस जो हैं वो देखें, जब आप उन्हें टारगेट देते हैं ना जी रेवेन्यू रिकवरी करें, तो वो फिर ओवर बिलिंग करते हैं। अदरवाइज लॉसेस देख लें, 600 बिलियन के पर एनम लॉसेस हैं। 600 बिलियन से मुराद क्या है? 6 रुपये पर यूनिट।
6 रुपये पर यूनिट। और जो टास्क फोर्स ने इतनी मेहनत करके 4 रुपये 73 पैसे सिर्फ लाए हैं सामने, और ये 6 रुपये इजीली हमारे ज़ाया कर रहे हैं। 600 बिलियन रुपये की लीकेजेज है। आप नेपरा की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 50 बिलियन जो है पर मंथ हमें लॉस हो रहा है। ये तो डिस्कोस की हालत है। अब जो पावर डिवीजन को सोचना चाहिए यार, आप अपनी मंजी के नीचे डांग फिरें, अपने आप को अपनी तस्हीर करें, अपने आप को साफ करें, पर्च करें ऐसे जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं जो बीच में। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी कर ले, एसओ एक्ट कर ले, लेकिन जब आपने छोड़ना नहीं है, उनको पकड़ के रखा हुआ है पावर डिवीजन ने तमाम, और बाबूज यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं एडिशनल सेक्रेटरी कहता है मेरी बात सुनो, सेक्रेटरी कहता है मेरी बात सुनो, मिनिस्टर कहता है मेरी बात सुनो, तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो बैठे। बिल्कुल है सर। खासा दूसरे एक और बहुत बड़ी एक लानत है जो मैंने मुख्तलिफ सरकारी इदारों में, कॉरपोरेशन में ऑब्जर्व करता रहा हूँ। पुराना फरसुदा निज़ाम चल रहा है, फाइल वर्क का ना, घसा पिटा निज़ाम, इन एफिशिएंसीज और कैपेसिटी का इतना बड़ा मसला है, कोई जवाब, अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई। डिजिटल सिस्टम प्राइम मिनिस्टर ई ऑफिस बनाने कह चुके, हर सरकारी कॉर्पोरेशन में लगाए, फाइल कहाँ से चलती है, थ्रू ई सिस्टम जाए, किसका क्या रोल था, कितने टाइम के अंदर उसने जवाब दिया कि नहीं दिया। आज का रमज़ान मुबारक का महीना है, मुख्तलिफ इदारों के जो हेड्स हैं और उनके मातहत जो अमला है, 8:30 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया हुआ है। रमज़ान का महीना है जनाब, रात को उन्होंने जागना है। अच्छा, पता नहीं एंटरटेनमेंट का क्या, इसको हमने अनफॉर्चुनेटली जरिया बना लेते हैं। 11 बजे तक, आपको 11 से 11:30 बजे तक वो दफ्तर नहीं घुसता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद आएंगे, फिर जोहर की नमाज का आधा से पौना घंटा, उस जोहर की नमाज के फौरन बाद ना जब पैकिंग शुरू हो जाएगी, जनाब के चलें ये ऑफ होने का टाइम हो गया, और 2:30 बजे 3 बजे ये जनाब ऑफ करके जा रहे होंगे। यार कैसे काम होगा? एक दिन 1 घंटे की कीमत का आपको अंदाजा नहीं है, आपके सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, पर लोगों का जो दुरुस्त काम है, वो काम सरकारी इदारों में काम होना नामुमकिन बनाया हुआ है। इतने फरसूदा किस्म के पेचीदा तरीके हैं कि लोग जलील हो जाते हैं। आप गैर मुल्की सरमायाकारों को ला रहे आएँ कि हमारे इदारे बेहतर चलें। जो आपके मुल्क की सरमायाकार हैं, खुदा के लिए उनको लिए वन विंडो बनाएं। जो लोग उनके नाक से लकीरें निकलवाते हैं, ऐसे ही उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करें, कोई डिजिटल सिस्टम लेके आए, फास्ट ट्रैक के ऊपर चीजें हों। ये आपके मुख्तलिफ शोबों के अंदर ऑलरेडी इतना पोटेंशियल है कि मुल्क को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। जो लोकल इन्वेस्टर है उनको फैसिलिटेट करें, मुझे फॉरेन इन्वेस्टर को जी, आप पहले लोकल इन्वेस्टर को करेंगे फैसिलिटेट, तो वाइफ्स बाहर चली जाएंगी, फॉरेन इन्वेस्टर खुद आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो चलें देखते हैं प्राइम मिनिस्टर परसू करें, लेकिन ये सरकारी इदारों के अंदर का जो कल्चर है ना, इसको बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर इसको चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत तबाहकुन है। तो खासा एक कल्चर तो सरकारी इदारों कल्चर की वजह से हमारी मौशियत के अंदर एक तबाही है, लेकिन एक 3-4 सालों में एक बड़ी तबाही आई जिससे हमारी 35-40 सनतें मुतासिर हुई। वो था रियल स्टेट की शोबा, जिसके ऊपर IMF की वजह से बहुत हैवी टैक्सेशन की गई, कंडीशंस कुछ ऐसी लगाई गई कि बिल्कुल चौक होकर रह गया। अब क्या मसाइल वहाँ पे आ रहे हैं? हुकूमत ने रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाई थी, उसकी सिफारिशात तो PM ऑफिस में दाखिल दफ्तर हो गई हैं। तो रियल स्टेट का शोबा कहाँ पे फंसा हुआ है और उनको किन मसाइल का सामना है जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही? देखिए जी, रियलिटी बाइट्स ऑलवेज बाइट्स। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि वैसे तो टास्क फोर्स बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और अच्छा बड़ा लारा लपा लगा दिया है जो रियल स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं कि जी हम ये फैसिलिटेशन दे रहे हैं, ये फैसिलिटेशन देने जा रहे हैं, बजट में हम इस किस्म को की आपके लिए कोई इंसेंटिव्स देंगे। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? भट्टी साहब, इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वो डबल टैक्सेशन का सामना है तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को और जो डेवलपर्स हैं। होता क्या है कि एक डेवलपर है, वो एक जगह लेता है, उसको डेवलप करता है, प्लॉट्स वगैरह डेवलप करता है। आप एज ए क्लाइंट जाते हैं उनके पास और आप इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे एक प्लॉट ले लेते हैं या कोई फ्लैट ले लेते हैं। आप जब इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो जाती है आपकी, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। जब रजिस्ट्री होती है तो उस वक्त भी जो सब रजिस्ट्रार हैं, ये जो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, वो कहते हैं डेवलपर को एज ए सेलर आपने फिर दोबारा टैक्स देना है। वो कहते हैं यार हम तो जब इंस्टॉलमेंट्स हम पे कर रहे थे उसके दौरान ही हमने टैक्स भी पे किया हुआ है, तो आप हमसे दोबारा क्यों टैक्स ले रहे हैं? तो वो कहते हैं जी 236C जो है ना वो एप्लीकेबल है आप पे, आपने देना ही देना है टैक्स। जब भी रजिस्ट्री कराएंगे आप, बेशक वो फर्स्ट सेल हो आपकी या वो अलाटमेंट के बाद में फ़ौरन जो रजिस्ट्री होगी उसमें भी आपको जो 236C है ऑफ द इनकम टैक्स 2001, ये जो है आपने
करना ही करना है आपको। उस वजह से हो क्या रहा है, उस वजह से हो रहा है कि लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया है। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं, तमाम डेवलपर जो हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं, तो वो रिफंड भी नहीं हो पाते। तो एक साल जब रिफंड नहीं हो पाते तो फिर दूसरे साल उनको कमिश्नर से स्पेशल किस्म की परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी कमिश्नर की स्वाबदीद होती है कि दे कि ना दे, तो वो पैसे फंस जाते हैं। जब पैसे फंस जाते हैं उनके, तो वो आगे से कुछ अपना बिजनेस प्लान नहीं कर सकते। उन्होंने तनख्वाहें भी देनी होती हैं और सोसाइटीज़ में मुलाजमीन के सारे काम होते हैं और रोज़मर्रा के काम होते हैं, तो उनके पैसे फंस जाते हैं। वो कहते हैं हमने अपना जो बिजनेस इनकम है उसमें से हमने पैसे दे दिए हुए हैं आपको, आप दोबारा हमसे टैक्स ले रहे हैं। तो ये अब जो है ना, पंजाब गवर्नमेंट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी वजह से वो कहते हैं हमारी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो यही है कि जब भी आप रजिस्ट्री करेंगे, बेशक वो पहले वक्त करें या रीसेल के टाइम करें, हमारा जो है ना 236C जो है ना वो इन्वोक हो जाता है। जबकि उसी ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि 236K भी है एक क्लास, बिल्कुल वो कहता है कि ये जो है ना ये टैक्स इन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने फिर FBR के स्पोक्समैन से बात की, तो FBR के स्पोक्समैन ने कहा ना यार बहुत क्लियर जो है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है हमारा जो है ये ऑर्डिनेंस, उसमें साफ लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने इंटरप्रिटेशन का एक झगड़ा सूबाई गवर्नमेंट्स ने शुरू कर दिया है। तो ये अब जो है ना मुकदमा जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया है। कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, और कब करेगी ये नहीं पता, ये कोई पता नहीं है। अब उनके पैसे लटक गए हैं जनाब। और जो रजिस्ट्री है, कोई लाखों की रजिस्ट्री जो है ना ऑन होल्ड है, वो रुकी हुई है। तो यानी बिजनेस जो है ना एट हॉल्ट है, बिजनेस रुक गया है। यानी जो पहली सेल है जो अलाटमेंट के बाद आपने फर्स्ट रजिस्ट्री करवाई है वो रुकी हुई है, सिर्फ इसलिए कि वो सेलर से पैसे मांग रहे हैं। और सेलर जो है वो कह रहे हैं कि यार आपकी इंटरप्रिटेशन जो है ना ये क्वेश्चनेबल है। और ये इन्होंने कब से किया है, 3 या 4 महीने पहले ऐसा नहीं था। 3-4 महीने से पहले इन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन बनाई है, तो उसके तहत इन्होंने उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए। तो हालांकि मैंने FBR के जो मुतलका दूसरे जो मेंबर्स थे उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि इनको ये नहीं ले सकते सूबाई गवर्नमेंट्स वगैरह, ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। साफ लिखा हुआ है कि 236 जो K है वो उसके तहत ये जो फर्स्ट सेल होता है किसी भी अलाटमेंट के बाद पहली जो रजिस्ट्री होती है उसमें वो डेवलपर से या हाउसिंग सोसाइटी से पैसे नहीं लेते, एज ए सेलर पैसे नहीं लेते टैक्स के। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनकम टैक्स में 236K से जो मुबर्रा लोग हैं वो सिर्फ शहीद हैं, शहीद के वारसा होते हैं, या कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है या जख्मी होता है या वो किसी वजह से मर जाए, तो उनको ये एग्जम्पशन हासिल है। लेकिन फर्स्ट सेल वालों को भी ये हासिल है। ठीक। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का इशू आ रहा है, तो उस वजह से। लेकिन 3-4 महीने पहले ये ऐसा नहीं हो रहा था। तो 3-4 महीने से जो हमारे जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने पैसे लेने शुरू किए हैं, तो वहाँ पे आके फड्डा पड़ गया है, इंटरप्रिटेशन का फड्डा पड़ गया है। अब जब मैंने इनसे बात की FBR के साथ, उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट बजट आएगा उसमें हम मजीद इसको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, क्लियर लैंग्वेज में लिख देंगे। लेकिन बहरहाल हम फिल वक्त तो काम जो ठप हो गया, चौक हो गया कि सब जुटस हो गया। बिल्कुल ठीक, बड़ा आलमी है। हम तवक्को करते हैं कि FBR चलें आइंदा बजट की उन्होंने बात की है, लेकिन उससे पहले अगर ये मामला क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो कि कोरिजेंडम इशू करके आप उसकी क्लैरिटी ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि ये शोबा बेहतर परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान के 35 से 40 सनदों का पहिया भी बेहतर अंदाज में चलता है। तो नाज़रीन, आज के शो का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा ख्याल, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये दूसरा हमने किया ना।